आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने साधारण ब्याज ज्ञात करने की विधियां बताई थी और हम लोगों ने उसे ज्ञात किया था। साधारण ब्याज के सूत्र से ही हमने दर और समय मूलधन ज्ञात करने को भी देखा था। इस बार हम साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है हमारा, हम उसी से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सोचेंगे और उसके बाद हम आगे जाकर चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर भी हम आएंगे और उसके आधार पर बाकी सवाल हल करेंगे। तो आज का हम पहला सवाल ले लेते हैं। प्रश्नावली 13 का है, कक्षा 8वीं का। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये 1 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष होगा, लेकिन 1 वर्ष होगा तो निश्चित रूप से गणना जो है वो अर्धवार्षिक या तिमाही हो जाएगी। हमारे पहले सवाल में अनुराधा ने 8,000 रुपये जमा किए हैं। इसका मतलब हो गया मूलधन बराबर हो गया 8,000 रुपये। 5% वार्षिक दर बोला है तो दर बराबर हो गया 5% और 3 वर्षों के लिए जमा किया बोला है, इसलिए समय हो गया 3 वर्ष। सवाल का जो अंतिम हिस्सा है उसमें बोला है कि उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज के सूत्र में पहले आपको ब्याज ही ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद मिश्र धन ज्ञात करना है। क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से नए सूत्र बना लेते हैं, लेकिन उस सूत्र से कोई याद करने की समस्या ज़्यादा हो जाती है और गलती होने की भी। तो इसलिए आप साधारण ब्याज के सूत्र से पहले पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिए और ब्याज ज्ञात करने के बाद उसे मूलधन में जोड़ दीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यही अंतर है कि जब आप साधारण ब्याज के सूत्र में डालते हैं तो एक साथ आप 3 वर्ष डालकर आप इकट्ठा निकाल देते हैं। 3 वर्ष का ब्याज आपको आज ही मालूम चल जाता है कि मुझे 3 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा, अगर मैंने उधार लिया तो कितना ब्याज मुझे देना होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है। आपको हर साल गणना करनी पड़ती है यदि गणना वार्षिक हो। जब गणना वार्षिक होती तो हर साल गणना होगी और हर साल उस ब्याज को भी मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। इस सवाल को हम हल करके देखते हैं। हम पहले वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। इसमें पहले वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा जो साधारण ब्याज का सूत्र है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब मूलधन हमारे पास 8,000 रुपये है, दर हमारे पास 5% है और समय हमको हर बार एक वर्ष ही लेना है। 1 वर्ष की गणना होगी, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो ये पहले वर्ष की गणना है, इसलिए हमने पहले वर्ष का ब्याज लिखा है। अब बटे 100 है, काटना तो आता ही है, तो हम इकाई के शून्य को इकाई के शून्य से काट देंगे, दहाई के शून्य को आप दहाई के शून्य से काट दीजिए। जो बचा है वो है 80 गुणित 5 गुणित 1 बराबर, अगर आप गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 400 रुपये। ये हमारा पहले वर्ष का ब्याज हो गया। ये जो पहले वर्ष का ब्याज है वो चूंकि मूलधन में जुड़ जाएगा तो वो अगले वर्ष के लिए वो मूलधन बन जाएगा, मतलब दूसरे वर्ष के लिए। तो हम लोग लिख लेते हैं दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर जो मूलधन था वो और धन पहले वर्ष का ब्याज। मूलधन धन पहले वर्ष का ब्याज। तो मूलधन आपके पास में है 8,000 रुपये और पहले वर्ष का ब्याज आपका आया है 400 रुपये। ये दोनों मिलकर हो गए 8,400 रुपये। ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन है। मतलब हम जब दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे तो मूलधन की जगह में ये 8,400 रुपये हो जाएगा। यही अंतर है कि पहले वर्ष में 8,000 रुपये था, वही मूलधन अगले वर्ष में 8,400 रुपये हो गया, क्योंकि उसमें 400 रुपये का ब्याज जुड़ गया है। अब जब हमको दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है तो उसका सूत्र हो जाएगा दूसरे वर्ष का मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। कुछ अंतर नहीं है, खाली दूसरे वर्ष का मूलधन लिखना पड़ रहा है। वो आपको यदि समझ में आता तो आप मूलधन भी लिख के काम चला सकते हैं। दूसरे वर्ष का मूलधन चूँकि हमारा 8,400 रुपये हो गया था जो हम लोगों ने निकाला था, फिर दर हमारा वही है, समय फिर से 1 वर्ष ही लेंगे हम लोग बटे 100। यहाँ भी इकाई का शून्य इकाई के शून्य से और दहाई का शून्य दहाई के शून्य से कट जाएगा। जो बचा है वो है 84 गुणित 5 गुणित 1। अगर आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420 रुपये आ जाएगा। 5 चौक 20 और 5 छठे 40 2 42 420 रुपये। अब ये दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात किए हैं, तो अब ये जब दूसरे वर्ष के मूलधन में जुड़ेगा तो हमें ज्ञात हो जाएगा तीसरे वर्ष का मूलधन। अब हम लोगों ने लिख लिया है तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन धन ब्याज। तो दूसरे वर्ष का मूलधन कितना था 8,400 रुपये। तो हम 8,400 रुपये में
हम 420 रुपये जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 8,820 रुपये। ये हमारा आ गया तीसरे वर्ष का मूलधन। अब हम तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए जाते हैं। तो तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है तो हमारा तीसरे वर्ष का मूलधन हम लोगों ने जो निकाला है वो 8,820 रुपये है। तो वो गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो 8,820 गुणित 5 गुणित 1/100। अब इसे फिर से हम हल कर लेते हैं। ये इकाई का शून्य तो इकाई के शून्य से कट गया और कुछ है नहीं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। चूँकि ये भी अभी सम संख्या दिख रही है तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 बराबर आ जाएगा 441 रुपये। ये हमारा आ गया तीसरे वर्ष का ब्याज। मतलब हम लोगों ने तीसरे वर्ष का ब्याज भी निकाल लिया है। अगर हम कुल ब्याज अब ज्ञात करना चाहेंगे तो यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना चाहेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? पहले वर्ष का ब्याज धन दूसरे वर्ष का ब्याज धन तीसरे वर्ष का ब्याज। तो आपका आ जाता है पहले वर्ष में आपको 400 रुपये ब्याज मिला था, दूसरे वर्ष में आपको 420 रुपये ब्याज मिला था और तीसरे वर्ष में आपको मिला है 441 रुपये ब्याज मिला है। यदि तीनों को जोड़ देते हैं तो 1,261 रुपये का ब्याज मिला है। ये है चक्रवृद्धि ब्याज की विशेषता कि हर साल गणना के चलते हर साल का जो ब्याज है वो बढ़ गया है। पहला 400 था, 420 रुपये हो गया, फिर 441 रुपये हो गया। ये जो आपको अंतर नज़र आ रहा है ये वो राशि है जो ब्याज पर आपको ब्याज मिला है। तो ये फर्क है साधारण ब्याज वाले में और चक्रवृद्धि ब्याज वाले में। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ही साधारण ब्याज से अधिक होता है। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत रहती है और हमेशा आपको उत्तर इससे पता भी चलता है। अब आपको चूँकि हमारे सवाल में है कि अनुराधा को मिश्र धन कितना मिलेगा, तो मिश्र धन मतलब क्या हो जाता है? मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन मतलब अमाउंट और मूलधन मतलब प्रिंसिपल और ब्याज मतलब इंटरेस्ट। तो मूलधन मिश्र धन हमको ज्ञात करना है तो मूलधन हमारा प्रिंसिपल है हमारे पास में 8,000 रुपये और ब्याज हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो है 1,261 रुपये, 1,261 रुपये। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 9,261 रुपये। हम बोल सकते हैं कि अनुराधा को 9,261 रुपीज़ उसको रिटर्न होंगे, उसको वापस होंगे विथ ब्याज। ये राशि आपके पास वापस आ रही है। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज के सूत्र से हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं। ये एक तरीका है। आप बड़ी बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में कोई समस्या है तो आप इस सूत्र से बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि आपके प्रश्न में स्पष्ट रूप से ना लिखा हो कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से ही चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, कभी कभी हमारे परीक्षा पेपर में प्रश्न में ऐसा लिखा होता है, तो इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ नहीं लिखा है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अन्यथा फिर चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से आपको निकालना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये है तरीका। हम इसी साधारण ब्याज के सूत्र से ही अगर गणना छमाही हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। हम एक सवाल और ले रहे हैं कि एक बैंक घरेलू बचत खाते पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो नरेश को बैंक में 1,600 रुपये जमा करने पर 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा। सामान्यतः बैंक जो है वो छमाही गणना ही करते हैं, कोई से बैंक जो है वो तिमाही गणना भी करते हैं। तो तिमाही गणना पर भी इसी तरीके से गणना होती है और छमाही पर भी इसी तरीके से गणना होती है। कुछ थोड़े बहुत नियम लोग फेरबदल करते रहते हैं। तो अब इसके अनुसार मूलधन प्रिंसिपल जो है वो 1,600 रुपये, 1,600 रुपीज़। दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है और टाइम समय जो है वो 1 वर्ष की अवधि ली गई है। अगर छमाही गणना है तो ये 1 वर्ष में चूँकि 12 महीने होते हैं तो 6-6 महीना करके 2 बार हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। जैसा भी हमने इसके पहले साल निकाला था, अब 6-6 महीना में हम निकालेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। पहली छमाही पर ब्याज की गणना करना है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप सूत्र को जरूर लिख लीजिए एक बार। यहाँ पर मैं जगह की कमी के चलते वो सूत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो मूलधन तो 1,600 गुणित दर यही है। समय चूँकि छमाही है तो हम 6 कर देंगे, 6 माह, लेकिन 6 माह को वर्ष में बदलना है इसलिए हम 6/12
12 कर देंगे, या हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप पहले से सोच लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में 100 है तो 100 और यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। और फिर हल करने का तरीका तो बिल्कुल वैसे ही है। इकाई का शून्य इकाई से काट दीजिए, दहाई का शून्य दहाई से काट दीजिए। यहाँ पर 6 और 12 बचा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 के पहाड़े में 16 आता है, तो 2 अट्ठे 16। आपका बचता है 8 गुणित 5, मतलब 40 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा है पहली छमाही में। जब दूसरी छमाही में हम जाएंगे तो ये 40 रुपये जो है वो 1600 रुपये में जुड़ जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं दूसरी छमाही का मूलधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो हमारा मूलधन था 1600 रुपये और ब्याज हमारा आया है 40 रुपये। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 1640 रुपये आपका दूसरी छमाही का मूलधन कितना हो गया, 1640 रुपये। अर्थात दूसरी छमाही में मतलब नेक्स्ट 6 मंथली आप जब लेंगे इसमें तो हाफ ईयरली का फिर से जब गणना करना होगा तो नेक्स्ट जो 6 मंथ है उसके लिए मूलधन अब हो जाएगा 1640 रुपीज़, 1640 रुपये। और उसके आधार पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 40 रुपये में भी चूँकि इंटरेस्ट मिलना है इसलिए आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम निकाल लेते हैं दूसरी छमाही का ब्याज 1640 गुणित 5 गुणित फिर वही 6/12 कर लीजिए और 100 नीचे में तो रहेगा ही रहेगा। काटना वैसे ही है जैसे किए थे, बिल्कुल कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, इससे काट दीजिए। ये शून्य से कट जाएगा। 2 से आप 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और अभी भी है 2 चौक 8, 2 एकम 2, मतलब 41 रुपये आपको ब्याज मिलने वाला है दूसरी छमाही पर। मतलब 1 रुपये ब्याज जो है बढ़ गया है। पहली छमाही में 40 रुपये था, दूसरी छमाही में 41 रुपये हो गया है वो, मतलब 40 रुपये में आपको 1 रुपये का ब्याज आपको मिला है। कुल ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा अब हमारा, जैसा हमें सवाल में बोला है 40 रुपये धन 41 रुपये। ये पहली छमाही का ब्याज, ये दूसरी छमाही का ब्याज बराबर हो गया 81 रुपये। ये जैसा सवाल था उसके अनुसार कि नरेश को बैंक में 1600 रुपये जमा करने पर 1 वर्ष पश्चात कितना ब्याज मिलेगा, तो उसे 1 वर्ष पश्चात 81 रुपये का ब्याज उसे प्राप्त होगा। ये छमाही गणना वाला सवाल था, थोड़ा समझने लायक रहता है ये, तो इसलिए आपको बता दिया हूँ। अब अगले में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का उपयोग करके चक्रवृद्धि ब्याज याद करेंगे और दूसरी और भी चीज़ें याद करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपसे संबंधित सारे सवाल जो आपको भविष्य में भी काम आएंगे वो उनका जवाब यहाँ पर आपको, उनका हल आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा।